बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में जेड ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के चैप्टर नंबर 10 से है। आमतौर पे टीचर्स यहाँ तक पहुँचते नहीं और सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है, तो आइए इसको देखते हैं क्या चीज़ है ये। अच्छा, इसको हम को रिलेट करेंगे चैप्टर नंबर 9 में, जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म तक तो हमने पढ़ा था, और ये इसके डेफिनेशन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के। इक्वल के ऊपर जो ट्रायंगल है, ये डेफिनेशन के लिए यूज होता है। अब इसको अगर हम कंपेयर करें विद जेड ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है, ये फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है, और जेड ट्रांसफॉर्म जो है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए होता है। और इसकी सिमेट्री देखें, यहाँ पे इंटीग्रल है, कंटिन्यूस टाइम में ज़ाहिर इंटीग्रल है, और यहाँ पे ये कि हर पॉइंट पे चूंकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम समेशन यूज़ करते हैं। बाकी चीज़ें तमाम तकरीबन एक ही तरह की हैं। ई एस टी की जगह पे अब यहाँ पे हम जेड एन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एस जो है वो रियल और इमेजिनरी कॉम्बिनेशन यानी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर भी, यहाँ पे एन तो इंटीजर है, ये एन इंटीजर है, कोई वैल्यू यहाँ से, और जेड जो है जनरली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पहले पढ़ा है, इसके दो तीन शेप हैं। इसको आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको आप पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ पे आमतौर पे इसको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है, यानी जेड जो है वो सम मैग्नीट्यूड और सम एंगल, ओमेगा एंगल, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये बजाय इसको लिखने के जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन लिखने के बजाय सिंपल एक्स जेड लिख दिया जाता है, मायने दोनों की एक ही है। तो हम इस डेफिनेशन को लेके आगे चलेंगे। तो हम यहाँ पे थे, अब हम आ जाते हैं स्ट्रेट अवे एग्जाम्पल 10.1 पे। कह रहा है कि शो पोल एंड जीरो प्लॉट एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द सिग्नल। ये सिग्नल गिवन है ए एन यू एन। आई एम श्योर आपको यू एन का कॉन्सेप्ट पता है। फॉर डिस्क्रीट सिग्नल क्या होगा, ये जीरो से पहले इसकी वैल्यू जीरो है और जीरो के बाद इसकी वैल्यू वन है। तो इस तरह से आप इसको वर्टिकल लाइन से भी शो कर सकते हैं, या सिर्फ आप डॉट 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 से शो कर सकते हैं। तो ये हमारा यू एन सिग्नल हो गया। अब हम आ जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, एक्स जेड मालूम करने के लिए। ये तो हमारा डेफिनेशन था। एक्स एन की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यू एन, ए एन यू एन पुट कर लिया हमने एक्स एन की जगह पे। और अब जैसे कि बताया कि यू एन की वैल्यू वन है आफ्टर जीरो, बिफोर जीरो ये जीरो है। तो यानी जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी, जीरो से जरा सा पहले से माइनस इन्फिनिटी तक तो इसकी वैल्यू जीरो है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम जीरो से अब इन्फिनिटी तक जाएंगे और यू एन की जगह पे हम वन लिख लेंगे यहाँ से। और इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करके वन से मल्टीप्लाई करें तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा ए एन जेड माइनस एन। और इसको पावर अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा ए जेड इनवर्स वन और पावर एन। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे कि जी ये वैल्यू फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एक्स जेड, कन्वर्जेंस का मतलब हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि रिमेन विद इन फाइनाइट लिमिट। विद इन फाइनाइट लिमिट में इसको रहने के लिए जो इसकी वैल्यू है, ये जो मॉड ऑफ दिस वैल्यू, इट हैज टू बी अ समेशन ऑफ द मॉड हैज टू बी लेस देन इन्फिनिटी। तो ये एक कंडीशन है जो कि ज़रूरी है। इसको अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे सिग्नल जो है वो फाइनाइट रहे, विद इन रेंज रहे। अच्छा, अब एक अपने लिए मैंने ये बनाया, आप भी इसको देखिए कि एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर फर्ज करें ए जेड माइनस वन, हम कहते हैं जी इसकी वैल्यू 1.1 है, और 1.1 इसके पावर में ले लेता हूँ 100, तो क्या हो जाएगा जी 13780 इसकी वैल्यू है।
लेकिन अगर हम 1000 ले लें तो ये 2.46 10⁻⁴1 ले रहे हैं, और अगर ये इन्फिनिटी ले लेंगे तो ये तो आसमान पे चला जाएगा. सो इट इज ग्रेजुअली गोइंग अप और ग्रेजुअली इंक्रीजिंग टूवर्ड्स द इनफाइनाइट लिमिट. लेकिन इसको 1.1 के बजाय अगर हम लेस देन 1 ले लें, यानी 0.9 ले लेते हैं, और वहाँ पर भी अगर पावर 100 लेंगे तो 0.025, और अगर पावर 1000 ले लेंगे तो ये देखिए बहुत ही नेग्लिजिबल, यानी ये जीरो की तरफ ही टेंड कर रहा है. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि फॉर कन्वर्जिंग दिस वैल्यू ए जेड हैज टू बी लेस देन 1. यहाँ पे देखिए लेस देन 1 पे ये विद इन लिमिट है. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका एलिमेंट है कि जब ये फाइनाइट रहे या इसको जब हम विद इन लिमिट रखना चाहें तो. और इसको मजीद हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये ए ओवर जेड हो गया, 1 ओवर जेड की जगह जेड आ गया, और यहाँ से मजीद हम इसको जेड को उस तरफ ले जाएं तो ए हैज़ टू बी लेस देन जेड, या हम ये कह सकते हैं कि जेड हैज़ टू बी ग्रेटर देन ए. तो ये कंडीशन हमने लेके चलना, इसको फॉलो करना. सो जेड ग्रेटर देन ए इज द रीजन ऑफ वैलिडिटी, यानी यहाँ पे इस कंडीशन तक हमारा सिग्नल वैलिड रहेगा या विद इन लिमिट. और इसको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आमतौर पे कहा जाता है ROC. तो रीजन ऑफ वैलिडिटी भी आप कह सकते हैं या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कह सकते हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो इसको मालूम करना ज़रूरी होता है. अच्छा, अब ये प्लॉट कैसे करेंगे हम रीजन कन्वर्जेंस को? ये हमारे इक्वेशन आ गया था या कंडीशन ये आ गया था. तो अब यहाँ पे देखिए ये हमें z के वैल्यूज इस तरह से हैं. तो हम यहाँ से अगर इसको r और थीटा लेके चलें तो इसका मतलब है कि r एक फाइनाइट वैल्यू है और थीटा जो है वो इट कुड बी एनी एंगल विद इन 360. तो ये यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये सर्कुलर पाथ होगा. लेकिन एक और ऑथर हैं गुरुजी, उन्होंने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन भी किया, सिंप्लीफाई किया कि अगर हम इसके मैग्नीट्यूड ले लें, ये एक्स जे वाई का भी अगर रेक्टेंगुलर से चलते हैं ग्रेटर देन ए होना चाहिए, और इसके अगर हम इसको अंडर रूट कर लेते हैं, स्क्वायर अंडर रूट, और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो हमने ये आ गया. तो ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आ गया विद सेंटर 0 0. तो यहाँ से भी हम ये कह सकते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से, जिसकी रेडियस जो है वो ग्रेटर देन ए. तो अब ये ए पे हमने इसको ड्रॉ कर लिया स्लाइटली, इसको आप ग्रेटर देन आप कहेंगे जो रीजन है वो, यानी इससे बाहरी जो ब्लू लाइंस हैं ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है ROC, इस लिमिट से बाहर. तो ये ROC प्लॉट हो गया. अच्छा, एक ROC चाहिए और एक हमें इसके अब अलजेब्रिक इक्वेशन मालूम करना होगा. अलजेब्रिक इक्वेशन इसको कैसे मालूम करेंगे? देखिए ये यहाँ तक हम पहुंचे थे, और अगर आप कैलकुलस में जाएं तो फॉर x वेरी स्मॉल देन 1 ये एक फार्मूला आपको मिलेगा वहाँ पे. ये मेरे ख्याल में GP फार्मूला इसको शायद कहते हैं. 1/1 - x होगा जब लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो और x पावर n हो. अब इसको आप इसके साथ कंपेयर करें, एग्जैक्टली सेम चीज़ है. x की जगह पे हमारा ये आ गया, तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं 1/1 - x, x की जगह पे ये लिख लिए. तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. अच्छा, इसको मज़ीद आप चाहें तो इसको z-1 को आप a ओवर z कर लें और इसको फिर मल्टीप्लाई करके ये फॉर्म आ जाएगा जो हम इसको यूज़ करेंगे पोल ज़ीरो मालूम करने के लिए. तो अब ये हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन आ गया. उसके साथ ही हमेशा जब भी आप लिखेंगे या डिफाइन करेंगे आंसर तो उसके साथ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लिखना ज़रूरी है. आगे हम एग्जाम्पल 10.2 पे देखेंगे कि उस केस में भी यही आया था उसकी जो अलजेब्रिक इक्वेशन, लेकिन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस उसमें डिफरेंट था.
तो इसलिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. नोट, a Z transform has to be defined in terms of algebraic equation and region of convergence. अच्छा, अब पोल जीरो प्लॉट कैसे करेंगे? तो हम इस इक्वेशन को लेके चलेंगे. देखिए, हमें ये पता है या आपने पढ़ा होगा यकीनन कि जीरो करने के लिए न्यूमिनेटर को जीरो करते हैं और पोल के वैल्यू मालूम करने के लिए डिनोमिनेटर को जीरो करते हैं. तो अब अगर इसको न्यूमिनेटर को जब हम जीरो कर देंगे तो इसका मतलब होगा z इज इक्वल टू जीरो, यानी जीरो पॉइंट पे जीरो है. तो अब ये हमारा ROC था, इसके जीरो पॉइंट पे जीरो, यानी ये जो दायरा हम रेड दायरा एक लगा लेंगे, इसको कहते हैं जीरो. जीरो प्लॉट हमने कर दिया. अब पोल कैसे प्लॉट करेंगे? पोल के लिए जैसे मैंने बताया कि डिनोमिनेटर को जीरो करना होगा, यानी z माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, यानी z इज इक्वल टू ए, यानी ए पॉइंट पे हमारा पोल होगा. और पोल को आमतौर पे क्रॉस से शो करते हैं. जीरो को ये दायरे से शो करते हैं और पोल को क्रॉस से शो करते हैं. तो ये पोल जीरो प्लॉट भी इसका हमने मालूम कर लिया. अच्छा, तो अब हम यहाँ पे थे. अब एक कंडीशन यहाँ पे है कि अगर हमारे a की वैल्यू जो है, दिस वैल्यू इज बिटवीन 0 एंड 1, तो अब वो उसके लिए हमने एक 1 का सर्कल हमने ये ड्रॉ कर लिया. इसको यूनिट सर्कल कहा जाता है. ये हमने ड्रॉ कर लिया. और a अब हमारा कहाँ पे है? बिटवीन दिस पॉइंट 0, यहाँ पे एक 0 लिखा होना चाहिए और ये 1. तो 0 और 1 के दरमियान जब ये a रहे तो ये दिस विल बी जीरो प्लॉट. तो इसको ये कंप्लीट हमारा अब आंसर आ गया कि जी ये हमारा पोल्स आ गए, ये हमारे जीरो आ गए और ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है जो कि इनसाइड द यूनिट सर्कल है, जिसको हम आगे देखेंगे. और ये यूनिट सर्कल की जो सिग्निफिकेंस है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ इसको लिंक किया गया है. इस बुक में ऑल्दो ये लाइंस नहीं शो की हैं, लेकिन ये जो ओपनहाइम साहब के अपने जो लेक्चर है, फौत हो गए वो, लेकिन उनके लेक्चर में उन्होंने इसको लाइंस को शो किया हुआ है इस तरह से. तो ये देखिए, यही चीज़ है जो हमने यहाँ ड्रॉ किया है. और जो रीजन या ए है, दिस इज बिटवीन 0 एंड 1, इसके दरमियान ये कहीं पे भी. तो ये हमारे ए के सर्कल है. अच्छा, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि अगर ROC इंक्लूड्स द यूनिट सर्कल, यानी ये जो ROC ये लाइनें हैं, इसके अंदर अगर यूनिट सर्कल है तो फिर तो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कन्वर्ज करेगी इसमें. अभी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ये अभी शायद आगे उसको एक्सप्लेन करें, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज. और अगर ये बाहर है उससे, यानी यूनिट सर्कल अंदर है विद इन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, तो फिर इस केस में फोरियर ट्रांसफॉर्म डज नॉट कन्वर्ज. तो यहाँ तक आई होप आप इसको फॉलो कर पाए होंगे. ये इस स्लाइड को आप बेशक इग्नोर कर सकते हैं. आपने अगर क्वेश्चन आंसर करना होगा तो आपने बस यहाँ तक जाके आप उसको ये शो कर देंगे यहाँ तक कि ये हमारा फिगर है, तो ये काफ़ी है. शुक्रिया.